कंटिन्यू। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए हम इन गवर्नर जनरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। एज पर एग्जांपल आपसे कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, स्थायी बंदोबस्त दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई नहीं, मैं लिखता हूँ। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्थायी बंदोबस्त के बारे में। परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। फिर आपसे ये पूछा जाएगा स्थायी बंदोबस्त किसने दिया था। बस यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, स्थायी बंदोबस्त किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त दिया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो आप याद रखोगे स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। और ये कब से कब तक भारत में रहे थे? 1786 से लेकर 1793 तक। तो आप याद रखोगे 1786 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट दिया था। अब ये स्थायी बंदोबस्त क्या है, मैं एक बार बोर्ड पे लिख देता हूं, फिर इसके बाद समझाता हूं। इसके अनुसार तो हम पढ़ते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, अंग्रेजों ने जो लगान वसूलने की जिम्मेवारी है, अंग्रेजों ने जो लगान वसूलने की जिम्मेवारी है, लगान वसूलने की जो जिम्मेदारी थी, ये किसको दे दी? जमींदारों को। ये दे दी जमींदारों को। यानी आज के बाद जो लगान लेंगे वो जमींदार लेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने शर्त क्या रख दी? जमींदारों को कुल लगान का, जमींदारों को कुल लगान का, कुल लगान का 10/11 हिस्सा, 10/11 हिस्सा अंग्रेजों को देना है, अंग्रेजों को देना है। और शेष 1/11 हिस्सा अपने पास रखेंगे। और ये कहा गया शेष 1/11 जो हिस्सा है वो अपने पास रखेंगे, वो अपने पास रखेंगे। कौन रखेंगे? जमींदार रखेंगे। तो देखिए यहां पे हम पढ़ते हैं कुल लगान का 10/11 हिस्सा तो अंग्रेजों को देना होगा और शेष 1/11 हिस्से इसे अपने पास रखना पड़ेगा। अब ये है क्या सारी कहानी, अब गौर से समझाता हूं एग्जाम्पल देके, तो सुन लीजिए, समझ आ जाएगी एक ही बार में। ऐसा कुछ नहीं है स्थायी बंदोबस्त। तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त क्या है, जब हमारे देश अंग्रेजों का गुलाम था तो अंग्रेज क्या करते थे, हम भारतीय किसानों से लगान वसूलने का काम करते थे। अब देखिए उस समय एक दो टाइप की कैटेगरी होती थी, एक तो होता था किसान और एक होता था जमींदार। किसान और जमींदार में फर्क क्या था, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जमींदार वो था जो भूमि का मालिक था लेकिन कभी खेती नहीं करता था, उसके पास ज्यादा मात्रा में खेत होते थे। और किसान वो था जो जमींदारे से भूमि पट्टे पर लेके वो खेती करता था। यानी एक जमींदार के नीचे करीब 100, 150 या हजारों तक किसान होते थे। यानी किसान क्या करते, जमींदार से छोटी छोटी भूमि ले लेते और उस पर खेती करते थे। अब किसानों को करना क्या होता था, जमींदारों से जो भूमि ली है उस भूमि के बदले उन्हें जमींदारों को लगान देना पड़ता था। यानी जो कुल उपज होती थी उसमें कुछ हिस्सा जमींदार ले जाते थे, वो भूमि के मालिक हैं। लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया तो अंग्रेजों ने क्या कहा, इन किसानों को एक काम और करना पड़ेगा, इनको अंग्रेजों को भी टैक्स देना पड़ेगा। अब किसान इसी मार को झेलता रहा, इसी वजह से भारत का किसान गरीब रहा। वो एक टैक्स तो किसको देता, जमींदार को भूमि के बदले, दूसरा टैक्स वो अंग्रेजों को दे देता था। अब हुआ क्या, कई बार भारत में सूखा पड़ जाता है, इतनी उपज होती थी किसान के पास इतने छोटे से खेत में, तो किसान का लगभग जो उपज थी वो तो जमींदार ले जाता भूमि के बदले, बचा कुछ अंग्रेज लेके चले जाते। अब यहाँ पे अंग्रेजों को ये लगने लगा कि जो ये किसान के पास कुल उपज होती है इसका लगभग हिस्सा तो जमींदार ले जाते हैं, अंग्रेजों के तो हाथ कुछ लगता ही नहीं है। ऊपर से अंग्रेजों को इतने सारे किसानों का लेखा जोखा रखना पड़ता है, इतने सारे किसानों के पास जाके टैक्स लेना पड़ता है। अब ये होता था, जमींदार एक होता था, भूमि उसके काफी सारे किसान करते थे खेती उसकी भूमि पर। तो अंग्रेज थोड़े से चतुर थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, स्थायी बंदोबस्त लगा दिया। इसके तहत इन्होंने एक तीर से दो निशान कर दिए। वो कैसे, इन्होंने ये कहा आज के बाद हम किसानों से कभी लगान नहीं लेंगे। अब किसानों को ये लगने लगा अंग्रेजों ने हमारा लगान माफ कर दिया, लेकिन अंग्रेज चतुर थे, उन्होंने जमींदार को बुला लिया और जमींदार को ये कहा, देखिए आज के बाद आप
और हमारा दोनों का लगान एक साथ लिया जाएगा और वो सारा लगान आप अकेले लोगे, हम नहीं लेंगे किसानों से। इसका मतलब ये है, जमींदारों को ये कहा आप लगान की दर डिसाइड कर लीजिए, आप खुद अपने किसान से लगान लीजिए। ये अंग्रेजों ने इसलिए किया था, एक जमींदार के नीचे अगर 100 किसान हैं तो अंग्रेजों को 100 किसानों से लगान लेना पड़ता था, लेकिन अब अंग्रेजों को एक जमींदार से लेंगे, वो 100 किसानों के घर नहीं जाएंगे, डायरेक्टली जमींदार को पकड़ेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जमींदार से कहा आप लगान की दर डिसाइड कर लीजिए, आप जितना भी अपने खेत से लगान लेके आएंगे उस लगान का 10/11 हिस्सा तो आप हमें दे देंगे और एक हिस्सा आप अपने पास रख लेंगे अपने खेत के नाम का। अब जमींदार भी बेचारा क्या करे, जमींदार को भी क्या चाहिए, पैसे चाहिए घर चलाने के लिए, तो उसको एक ही हिस्सा मिलता था, इसलिए जमींदार को क्या करना पड़ा, लगान की दर को बढ़ाना पड़ा ताकि जो उसके पास एक हिस्सा बचता वो थोड़ा सा ज्यादा बच जाए। अब भारतीय किसानों को ये लगने लगा क्या जो अंग्रेज हैं वो तो अच्छे हैं, हमारे भारतीय जमींदार ही खराब हैं, वही हमसे इतनी ज्यादा दर पे लगान लेते हैं। लेकिन ये जमींदार की मजबूरी थी और ये इनकी चतुराई थी जो इन्होंने स्थायी बंदोबस्त लगा दिया था। तो ये हम पढ़ते हैं स्थायी बंदोबस्त। तो ये स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया था, जिसके तहत इन्होंने हमारे भारतीय किसानों को बिल्कुल ही गरीब बना दिया था। तो ये हम पढ़ते हैं यहाँ पे, आपको ये सारी कहानी याद नहीं रखनी, बस इतना याद रख लेना, स्थायी बंदोबस्त किसने दिया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसके बाद हम पढ़ते हैं सहायक संधि। इसके बाद हम पढ़ते हैं सहायक संधि। सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि, और सहायक संधि किसने दी थी, लॉर्ड वेलेजली ने। शाबाश, लॉर्ड वेलेजली। तो हम पढ़ते हैं सहायक संधि किसने दी थी, लॉर्ड वेलेजली ने। अब ये सहायक संधि कब से कब तक थी, तो हम पढ़ते हैं सहायक संधि जो थी लॉर्ड वेलेजली कब से कब तक, एक मिनट, जो लॉर्ड वेलेजली थे ये 1798 से लेकर 1805 तक भारत में रहे थे, यानी बंगाल में। 1798 से लेकर 1805 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पे रहे थे। तो इन्हें हमें पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है सहायक संधि के बारे में। सहायक संधि क्या है, तो वो देखिए, इसके तहत इन्होंने क्या किया, भारतीय राजाओं को सुरक्षा का आश्वासन देकर ये क्या करते थे, आपको मैं बता देता हूं ये क्या करते थे। देखिए मैं आपको ये समझाता हूं, इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दूंगा, आप गौर से सुनिए। सहायक संधि क्या थी, ये भारतीय राजाओं के पास जाते और इन्होंने क्या किया, देखिए जो लॉर्ड वेलेजली आए, जब ये भारत में आए, इन्होंने आके ये देखा भारत की दशा को, कि जो भारतीय राजा हैं, भारत अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग रियासतों में बटा हुआ है और भारत के जो राजा हैं वो एक दूसरे से लड़ने में बिजी हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। एक राजा चाहता है मैं उस राजा का क्षेत्र जीत लूँ, वो चाहता है मैं उसका क्षेत्र जीत लूँ, यानी एक दूसरे से लड़ने में बिजी हैं। इन्होंने एक प्लान किया, सहायक संधि। इन्होंने सोचा क्यों न इनकी आपसी लड़ाई का फायदा उठाया जाए, यानी फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया था इन्होंने स्टार्ट से ही। तो देखिए इन्होंने सहायक संधि क्या थी, इन्होंने भारतीय राजाओं को सुरक्षा का आश्वासन देके अपनी एक सैनिक टुकड़ी उन राजाओं के पास छोड़ देते थे। अब मैं आपको बताने की बजाय थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं, इसके बाद ये डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगा। तो एक बार सारे स्टूडेंट बोर्ड पे देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारा भारत है, तो गौर से देखिए ये हमारा भारत है। इस भारत में मान लीजिए ये अलग अलग राजाओं की रियासतें हैं, ये अलग अलग राजाओं की रियासतें हैं, यानी अलग अलग स्थान के ऊपर अलग अलग राजा शासन करते हैं। अब अंग्रेज आए, लॉर्ड वेलेजली आया, लॉर्ड वेलेजली ने देखा ये सारे राजा एक दूसरे के साथ यानी कि युद्ध करने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे को जीतने के लिए तैयार हैं। तो लॉर्ड वेलेजली ने आके यहाँ पे सहायक संधि चलाई और इन राजाओं का फायदा उठा लिया। वो कैसे, लॉर्ड वेलेजली सबसे पहले इस राजा के पास गए और इस राजा के पास जाके ये कहा, देखिए आप एक काम कर लीजिए आप काम ये कीजिए, हमारे पास एक अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी है, यानी हमारे पास अंग्रेजी सैनिक हैं और हमारे पास अंग्रेजी सैनिकों के पास अच्छी अच्छी बंदूक हैं, राइफल्स हैं, तोप हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड वेलेजली ने क्या कहा, हमारी एक सेना की टुकड़ी आप अपने पास रख लीजिए, जब भी आप इन राजाओं के साथ युद्ध करोगे तो हमारे जो सैनिक हैं अंग्रेजी वो आपका साथ देंगे और एक दिन आप जाके पूरे भारत के राजा बन जाओगे, यानी इन सभी को हरा दोगे। लेकिन इसके बदले आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है, आप अपने सैनिकों को सैलरी
देते हो, तो आप अगर हमारे सैनिक रखोगे तो हमारे सैनिकों को सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो ये चतुर थे, ये सैनिक भी दे के गए और सैलरी भी खुद नहीं देनी पड़ती थी। सारा खर्चा कौन उठाएगा? ये राजा उठाएगा। इस राजा को ये लगने लगा अंग्रेज हमारे साथ हैं और जब भी ये भारतीय राजा के साथ लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा, तो ये युद्ध को जीत जाएगा। अब इस राजा ने क्या किया, सारे अंग्रेजी सैनिक अपने पास रख लिए, उनको सैलरी देने लगा, अपने सैनिकों की छुट्टी कर दी। अब ये तो चतुर था लॉर्ड वेलेस्ली, ये फिर क्या करता, सेम यही ऑफर लेके इस राजा के पास जाता, सेम यही ऑफर देता, एक सैनिक टुकड़ी इसके पास छोड़ देता, एक एक करके सभी राजाओं के पास जाता और सभी राजाओं के पास जाके सभी राजाओं के पास एक सैनिक टुकड़ी छोड़ देता। फिर क्या करते अंग्रेज, आपस में इन दो भारतीय राजाओं को लड़वा देते, इनका युद्ध करवा देते और अंग्रेज सैनिक एक तरफ हो जाते और इन दोनों राजाओं को मार देते और इन दोनों राजाओं की जितनी रियासत थी वो अंग्रेज हड़प लेते थे। यानी अंग्रेजों ने सहायक संधि के तहत लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। तो ये इनकी सहायक संधि थी जो भारतीय राजाओं को धोखा देके, सुरक्षा का आश्वासन देके हड़पने का तरीका था। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं ये। तो देखिए सहायक संधि आप लोगों को मैंने बता दी है। अब देखिए सहायक संधि जो है इसकी डेफिनेशन एक बार आप लिख लीजिए, तो नोट डाउन कीजिए सारे के सारे स्टूडेंट, जो मैंने बताया है इसको एक बार लिख लीजिए ताकि आप लोग जब भी इसको पढ़ोगे आपको ये अच्छे से आ जाएगी। तो लिखेंगे सारे स्टूडेंट सहायक संधि इसके सामने। इसके अनुसार अंग्रेज भारतीय राजाओं को सुरक्षा का आश्वासन देकर, इसके अनुसार अंग्रेज भारतीय राजाओं को सुरक्षा का आश्वासन देकर अपनी एक सैनिक टुकड़ी उस राजा के पास छोड़ देते थे, अपनी एक सैनिक टुकड़ी उस राजा के पास छोड़ देते थे तथा उस सैनिक टुकड़ी का सारा खर्चा उस राजा को उठाना पड़ता था, तथा उस सैनिक टुकड़ी का सारा खर्चा भारतीय राजा को उठाना पड़ता था। इसका लाभ भारत को आजादी के बाद हुआ, इसका लाभ भारत को आजादी के बाद हुआ, क्योंकि जिस भारतीय राजा के पास खुद की सेना नहीं थी वो भारत का विरोध नहीं कर पाए। मैंने जो लास्ट लाइन बताई है ये इस अभी मैंने समझाया नहीं है, शुरू में जो लाइन बताई है वो तो सहायक संधि है, लेकिन सहायक संधि को भारत को भी फायदा हुआ है आप लोगों को पता हो, लेकिन भारत को फायदा कब हुआ? आजादी के बाद। कैसे? जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय अंग्रेजों ने शर्त ये दी थी जो रियासत भारत में शामिल होना चाहती हो जाए, पाकिस्तान में शामिल होना चाहती हो जाए, और जो स्वतंत्र रहना चाहती हो स्वतंत्र रहे। लेकिन उस समय इतने सैनिक नहीं थे। अब हुआ क्या, भारतीयों ने सहायक संधि अपनाई, यानी भारतीयों को यह लगा कभी पाकिस्तान में शामिल न हो जाएं। इससे पहले भारतीय भी क्या करते, सरदार वल्लभ भाई पटेल उन राजाओं के पास देते और सुरक्षा का आश्वासन देते कि पाकिस्तान आप पे अटैक करके कब्जा कर लेगा, आप हमारे सैनिक रख लीजिए। तो ऐसे करके भारत में 552 रियासतों को मिलाया गया लगभग, और ये 552 रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में मिलाई थी। तो हमें सहायक संधि का फायदा हुआ है आजादी के बाद, इससे पहले इसका फायदा सिर्फ अंग्रेजों ने उठाया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं हड़प की नीति। इसके बाद हम पढ़ते हैं हड़प की नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये हड़प की नीति किसने चलाई थी? तो ये हड़प की नीति चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। जो हड़प की नीति चलाई थी ये चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। और लॉर्ड डलहौजी कब आया था? 1848 से लेकर, लॉर्ड डलहौजी आए थे 1848 से लेकर 1856 तक भारत में रहे थे। अब देखिए ये हड़प की नीति क्या थी, बिल्कुल ही आसान है, एक ही बार में आ जाएगी आप लोगों को समझ में, तो समझाने की कोशिश करता हूं। जो ये हड़प की नीति थी इसके अनुसार ये क्या करते थे, इसके अनुसार लॉर्ड डलहौजी ने भारत में घोषणा करवा दी। वो घोषणा ये थी कि जिस भी भारतीय राजा के पास अपनी खुद की संतान नहीं है, मान लीजिए जिस भी भारतीय राजा के पास अपनी खुद की संतान नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो अपना उत्तराधिकारी अगला राजा गोद नहीं ले सकता, उत्तराधिकारी अपना कोई बेटा गोद नहीं ले सकता। उस राजा की मृत्यु के बाद उसकी जितनी भी रियासत होगी, जितना भी साम्राज्य होगा, सारा उसे अंग्रेजों को देना पड़ेगा, यानी अंग्रेज उस पर कब्जा कर लेंगे। यही हड़प की नीति थी। लेकिन ये नीति तो चला दी और साथ में लॉर्ड डलहौजी क्या करने लगा,
जिस भारतीय राजा के पास एक लड़का या एक उत्तराधिकारी था उसको मरवाना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो उत्तराधिकारी गोद नहीं लेगा और उसके मरने के बाद उसका सारा जो साम्राज्य है वो उसे अंग्रेजों को देना पड़ेगा। तो ये क्या किया लॉर्ड डलहौजी ने, इसको हड़प की नीति बोला जाता है। और आपको तो ये पता होगा झांसी की रानी, अगर आपने कभी धारावाहिक या मूवी देखी है तो झांसी की रानी या झांसी को भी इन्होंने ऐसे ही मिलाया था। क्यों? क्योंकि झांसी की रानी का एक बेटा था और इन्होंने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने उसके पालने में सांप रख दिया, जिसकी वजह से वो मारा गया। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, झांसी की रानी मरने के बाद में वो सारा झांसी मिला लिया। अब देखिए एक बार इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख लीजिए, इन फ्यूचर आप लोगों को ये काम आएगी। तो एक बार सारे स्टूडेंट लिखेंगे हड़प की नीति के सामने। इसके अनुसार भारतीय राजा उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकते थे। इस नीति के अनुसार भारतीय राजा उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकते थे तथा उसकी मृत्यु के बाद उसका सारा साम्राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। और इसके तहत अंग्रेजों ने, देखिए स्थायी बंदोबस्त के तहत तो सबसे पहले सहायक संधि के तहत सबसे पहले हैदराबाद मिलाया था, लेकिन इसके तहत हड़प की नीति के तहत सबसे पहले कौन सा मिलाया था, तो आप याद रखेंगे नंबर 1 पे सतारा। आप याद रखेंगे सबसे पहले जो मिलाया गया था सतारा मिलाया गया था। और सबसे लास्ट का आपको सबसे पहला याद रखना है और सबसे लास्ट का याद रखना है। तो आप याद रखेंगे सबसे पहले मिलाया गया था सतारा और सबसे लास्ट में मिलाया गया था करौली। तो आप याद रखेंगे सबसे पहले जो हड़प की नीति में भारत ने मिलाया था सतारा था, यानी कि सतारा को हड़पा था अंग्रेजों ने सबसे पहले, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। आपको सिर्फ पहला याद रखना, सारे के सारे याद नहीं रखने, क्योंकि यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, पहला या अंतिम। तो ये कुछ गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के एग्जाम में। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं।